नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 9 बजे 9 रिपोर्टर। और आज आपको सबसे बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली में फिर से कंझावला जैसी वारदात देखने को मिली है। कंझावला कांड तो आपको याद होगा, कुछ वैसी ही वारदात देखने को मिली है। स्कूटी सवार को 3 किलोमीटर तक घसीटा गया और हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। तो कंझावला जैसी जो वारदात है वो एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिली। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। फुटेज सामने आई है, स्कूटी सवार की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम इलाके की यह घटना है जिसकी सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है जहां एक कार सवार ने स्कूटी पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें जो शख्स था उसकी मौत हो गई। 3 किलोमीटर तक कार सवार उस स्कूटी सवार को घसीटता रहा। यह कार की हालत भी आप देख सकते हैं। यहां पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। दिल्ली के केशवपुरम की वारदात है, यह घटना है कि हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे कार ने स्कूटी पे सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी और स्कूटी सवार को 3 किलोमीटर तक घसीटता रहा कार सवार। कमांडर 10 अल्फा ने नोटिस किया कि एक टाटा जेस्ट गाड़ी ने स्कूटी को हिट किया। हेड ऑन कोलिजन था और इसमें ये इतना जोर का इम्पैक्ट था कि जो स्कूटी पे पिलियन राइडर थे वो गाड़ी के बोनेट से टकराकर हवा में उछलते हुए नीचे गिर गए और जो आगे बैठे हुए थे वो भी गाड़ी के बोनेट से टकराए और गाड़ी की विंडशील्ड और बोनेट के बीच में उनका सर फंस गया और गाड़ी बोनेट में अटक गई। गाड़ी के अंदर, टाटा जेस्ट गाड़ी के अंदर 5 व्यक्ति थे। उन्होंने एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी रोकी नहीं, ब्रेक नहीं लगाए और इनफैक्ट गाड़ी को घसीटते हुए लगभग जिसके साथ स्कूटी और जो आगे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो भी घसीटते हुए 300-350 मीटर तक आगे ले गए। 11 सेकंड के अंदर पीसीआर के स्टाफ ने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, बहुत ही स्विफ्ट रिस्पांस दिखाया और फिर इन भागते हुए अपराधियों को चेस करते हुए इनको पकड़ा। गुजरात के सूरत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। जी हां, गुजरात के सूरत से बड़ी खबर आपके सामने, जहां कार सवार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। कार में फंसे युवक को 10 से 15 किलोमीटर तक घसीटा गया। कंझावला जैसी घटना सूरत में भी देखने को मिली जहां 10 से 15 किलोमीटर तक युवक को घसीटा गया। घायल युवक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है जो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो कार में फंसे युवक को 10 से 15 किलोमीटर तक घसीटा गया। घायल युवक की मौत हो गई। कंझावला जैसी वारदात सूरत में भी देखने को मिली। कंझावला कांड दिल्ली का आपको याद होगा जिसमें एक युवती को कई किलोमीटर तक घसीटा गया था। में कड़ोदरा पुलिस स्टेशन हद विस्तार में नेशनल हाईवे पे एक बाइक चालक के साथ कार का एक्सीडेंट का बनाव गत 18 जनवरी को बना था। उसमें बाइक चालक अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे तो उसमें कार के साथ अकस्मात होने की वजह से वो महिला वहीं पे गिर गई और बाइक चालक को कार के साथ घसीट के 12 से 15 किलोमीटर तक दूर ले जाया गया। पुलिस ने उसकी जांच चालू की और सीसीटीवी कैमरास और अन्य सोर्स के साथ तहकीकात करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है। मेहुल झाला हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहुल, हमने देखा कि आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस शख्स की मौत हुई वो कौन था, वो कहां जा रहा था और ये जो शख्स जो आरोपी है ये पकड़ा गया, इसकी क्या डिटेल्स है? देखिए, पुलिस ने ये का मामला है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ और जो युवक था वो कार के नीचे आ गया था, उनकी पत्नी वहीं पर ही गिर गई थी। उसके बाद जब पता चला तो 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये इस युवक का शव जो है वो क्षत विक्षत स्थिति में पाया गया। कई सारी घटनाओं के बाद ये जो आरोपी है वो महाराष्ट्र में छिप गया था और पुलिस को जैसे पता चला कि ये गुजरात में सूरत में प्रवेश करने जा रहा है, उसी वक्त पुलिस ने इसको धर दबोचा। अब बिल्डर जो है उन्होंने ये कहा कि उनको पता नहीं था कि कोई युवक जो है वो उनके कार के नीचे घसीट कर आ रहा है। 12-15 किलोमीटर दूर जाने के बाद उनको पता चला तो वो घबरा के गाड़ी अपनी छोड़ के चला गया। गनीमत यह है कि इसके पीछे आ रहे एक युवक ने
इस कार के पीछे आ रहे युवक ने एक वीडियो बना लिया और 3-4 दिन के बाद ये पुलिस तक पहुंचाया। तब पुलिस को इस घटना का, इस वाकये का पता चला। उसके बाद पुलिस ने जब तहकीकात करने की कोशिश की तब ये युवक का शव उनको पाया गया था। उनकी पत्नी जो है वो वहीं पर गिर गई थी। उन्होंने भी खंगालने की कोशिश की, अपने पति को खोजने की कोशिश की, पर वो नहीं मिल पाया। अब ये बिल्डर पुलिस के हाथों आया है और पुलिस ने उनको उचित कार्रवाई के लिए कागज तैयार किए हैं। जिस कदर से इस शख्स ने, बिल्डर ने ये कहा है कि अनजान तरीके से ये वाकया हुआ है उनसे, अब पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है वो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि किसी की कार में कोई शख्स फंस जाता है और वो 10 से 15 किलोमीटर तक उसको घसीटता चला जाता है और उसका ये कहना है कि उसको पता ही नहीं लगा कि उसकी गाड़ी में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक शख्स जो है फंसा हुआ है गाड़ी में, 10 से 15 किलोमीटर तक घसीट दिया और उसको पता ही नहीं लगा। बड़ी हैरान करती है ये बात। रवीश, बिल्कुल हैरान करने वाली बात है क्योंकि कंजावला के तुरंत बाद ये सूरत के घटना घटी है और 10 दिन के बाद पुलिस के हाथों ये आरोपी पाया गया है। पुलिस ने उनकी आलीशान कार को उसी वक्त जब्त किया था और उसके बाद इनकी डिटेल खंगालनी शुरू की थी। ये एक बिल्डर है, पलसाना इलाके के ताती थैया जो ग्रामीण इलाका है वहां की ये घटना है। अब देखना यह होगा कि पुलिस किस तरह से इस पर एक्शन करती है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मामलों में जो बड़े बिल्डर होते हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही होती है। पर कंजावाला केस में इरादतन मामला था। अब ऐसे में इसका बिल्डर का कहना है कि उसका कोई इरादा नहीं था, ना उनको पता था कि कोई घसीट के आ रहा है उनकी कार के साथ। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह से एक्शन लेती है इस बिल्डर के खिलाफ। जी मेहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मेहुल झाला हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे सूरत से कि किस तरीके से वहां भी कंझावला जैसी वारदात, कंझावला जैसी घटना जो है वो वहां पर देखने को मिली। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य का आलोचकों पर हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता जो कि रामचरितमानस पर बयान देकर विवादों में हैं, उन्होंने आलोचकों पर हमला बोला है। मौर्य ने संतों और सन्यासियों पर ही सवाल उठा दिए हैं। संतों और सन्यासियों की जो तुलना है वो शैतान और जल्लाद से कर दी है। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला है। मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी बताया है। रामचरितमानस पर दिए बयान को भी सही बताया है। उनका कहना है कि जो मैं बोल देता हूं कभी उसका खंडन नहीं करता हूं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आलोचकों पर हमला बोला है, पलटवार किया है। धीरेन्द्र शास्त्री पर भी उन्होंने हमला बोला है, उनको पाखंडी तक कह दिया और उनका कहना है कि जो मैं कहता हूं उससे पीछे नहीं हटूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादों में हैं। जिन लोगों ने भी जीप काटने का फरमान जारी किया, सिर काट लाने वालों को इनाम देने की बात की, वो सभी संत महंत धर्माचार्य में से ही न कोई न कोई है या एक जाति विशेष के लोग हैं। अगर यही बात जीप काटने, सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते। और अगर आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीप काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर वो संत होते, महंत होते, धर्माचार्य होते, सही में धर्म में विश्वास होता तो जीप काटने और सर काटने का फरमान जारी नहीं करते। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको और बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर भड़के हैं अयोध्या के संत। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना, वो कह रहे थे कि अगर किसी और धर्म का होता तो शायद आप आतंकवादी कह देते। संतों और सन्यासियों ने जीभ काटने की बात कह दी। अब साधु संतों ने भी अपना बयान दिया है। उनका कहना है आतंकवादी, जल्लाद कहने पर संत जो है भड़क गए हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गए हैं। तो आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है पागल की जगह जेल में होती है, पागल खाने में होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता जल्लादों वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अयोध्या के संत भड़क गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल तक कह दिया है। रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर वो बोल रहे हैं, इनको निकाला जाए, बैन किया जाए रामचरितमानस को। इसलिए ये जल्लाद, राक्षस, बेईमान और धूर्त, ये जितना भी शब्द हैं, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ही लागू होते हैं, किसी संत के लिए नहीं लागू होते हैं। इसलिए मौर्य, तुम्हारा जो दिमाग है वो खराब हो गया है, तो पगलाए गए हो
और पागल आदमी का स्थान जो है कि तो जेल में होता है और कि तो पागल खाना में होता है। इसलिए तुम जिस तरह से बोल रहे हो इससे स्पष्ट है कि तुम्हें पागल खाना में भेज दिया। तो आचार्य सत्येंद्र दास को आपने सुना, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गए हैं और पागलों की जगह तो जेल में होती है या फिर पागल खाने में होती है। शेखर त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शेखर, ये विवाद तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कोई भी चुप होने को तैयार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं, फिर साधु संतों की तरफ से टिप्पणी आती है, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं और फिर साधु संतों की तरफ से टिप्पणी आती है। विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, विवाद बढ़ता जा रहा है और ये थमने वाला भी नहीं है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश में प्रदर्शन कर रही है, उसको लेकर के विरोधियों के कान खड़े हैं, उनकी चूल्हे हिले हुई हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदू यूनाइट हुआ है। इसलिए विपक्षी लगातार ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हिंदू धर्म में जिस तरीके से ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, शूद्र, इन सब चीज़ों का डाइवर्जन हुआ करता था, लोग कास्ट के आधार पर वोट देते थे, वो स्थिति एक बार फिर से बने। और इसी को लेकर के एक बार फिर, चाहे वो बिहार के चंद्रशेखर हों, चाहे उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य हों, वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। मेरी माफ कीजिएगा, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास के अध्यक्ष श्री रामविलास वेदांती जी से बातचीत हुई है। मैंने उनका एक बड़ा इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने हर चीज का जवाब दिया है। उन्होंने रामचरितमानस की उन चौपाइयों की व्याख्या की है जिसको लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। वेदांती जी ने इस बात को भी कहा है कि ये किस तरीके का षड्यंत्र है, इसके पीछे किस तरीके से विदेशी ताकतों का हाथ है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर भी बोला है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर के भी बोला है। काशी विश्वनाथ और मथुरा के जो परिसर विवादित हैं उनको लेकर के भी बोला है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अब से थोड़ी देर के बाद न्यूज इंडिया के दर्शकों के सामने होंगी। मैं वो इंटरव्यू भेजने वाला हूं। हम आपको ये भी बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से चीजों को अब तक कहा है और वो कह रहे हैं कि हम अपने बयान पर अडिग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीजेपी की सरकार में ही मंत्री थे 2017 से लेकर के 22 तक के, और चुनाव से ठीक एंड पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था। तब भी उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है वगैरह वगैरह। वो चुनाव हार गए। उनके जो समर्थक थे वो काफी निराश हुए। उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी में वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक उनको ऐसा मौका मिला है जिसको लेकर के उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हुए, उसकी चौपाइयों पर टिप्पणी करते हुए तमाम सवाल खड़े किए हैं। लेकिन शेखर मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे हिंदू मुस्लिम एंगल भी दे दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर किसी धर्म विशेष के व्यक्ति ने यह बात कही होती कि जीभ काट देंगे तो शायद उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता। देखिए, मेरी जब वेदांती जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे शस्त्र और शास्त्र दोनों हमें मिलते हैं। रावण भी बहुत बड़ा तपस्वी था, लेकिन उसने नीति विरुद्ध, समाज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध जब कार्य करना शुरू किए तो प्रभु श्री राम ने उसका वध किया। तो इस तरीके से हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म विरुद्ध, नीति विरुद्ध, समाज विरुद्ध जब काम करते हैं तो शठे शाठ्यम समाचरित, यानी जो जिस भाषा का उपयोग कर रहा है उसको उसी भाषा में जवाब देना है। बहुत समय तक हिंदुओं को सहिष्णु बताते हुए दबाया गया है, लिहाजा उस कवच को हमेशा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी है जो लगातार धर्म पर और आस्था पर गहरी चोट करते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में इस बात को कह दिया है कि सनातन धर्म ही इस देश का धर्म है। अयोध्या में जो बन रहा है वो राष्ट्र का मंदिर है, यानी इशारा साफ है कि अगर इस तरीके के बयान आएंगे तो ये प्रदेश बड़ी बात आपने कही, बड़ी बात आपने कही योगी आदित्यनाथ के बारे में। ये बात हम भी बताते हैं अपने दर्शकों को। बहुत शुक्रिया आपका शेखर तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि सनातन धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है। ये कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सनातन धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। राष्ट्रीय धर्म से जुड़े तो देश सुरक्षित रहेगा, ये भी कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। निजी स्वार्थ से ऊपर है राष्ट्रीय धर्म। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान यहां पे सामने आया। 500 साल बाद अयोध्या में बन रहा है मंदिर। योगी आदित्यनाथ का यहां पे बड़ा बयान सामने आया है। तो जालौर राजस्थान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है और निजी स्वार्थ से ऊपर है राष्ट्रीय धर्म। राष्ट्रीय धर्म से जुड़े तो देश
सुरक्षित रहेगा। चलिए आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य और रामलला विराजमान अगले 1 वर्ष के अंदर अपने भव्य मंदिर में होंगे। उससे पहले राजस्थान के इस भव्य मंदिर के पुनरुद्धार का सौभाग्य आज मुझे यहां प्राप्त हुआ है। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, राजस्थान में वो कह रहे थे कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस समारोह है। एनसीसी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस है आज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शाम 5:45 पर एनसीसी कैडेटों को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ 75 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के तहत कुल 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट समारोह में शामिल हो रहे हैं। एनसीसी इस साल अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी 75 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। पीएम मोदी का 5:45 बजे यह कार्यक्रम होगा। दीपक चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। दीपक, 75वां समारोह है आज, स्थापना दिवस है आज एनसीसी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। क्या क्या कार्यक्रम रहेगा आज पीएम मोदी का? जी देखिए, 75वां एनसीसी का स्थापना दिवस है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बात की जाए तो करीब 5:45 के आसपास पहुंचेंगे। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। और क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो 75वां एनसीसी क्रेडिट डे था, उसमें कई जो एनसीसी क्रेडिट है उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो लगातार जो जिस तरीके से अगर बात की जाए कि 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट शामिल होंगे, तो इसमें जो कैडेट जो बेस्ट कैडेट है उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे उसके बाद देखिए पिछली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और कहा था कि आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसके बाद जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री एनसीसी कैडेट के बीच में जाते हैं और उनको संबोधित करते हैं, क्योंकि आज अगर बात की जाए तो लास्ट है, इसके बाद परेड सेरेमनी होती है। जी दीपक, कितना बड़ा मैसेज है कि प्रधानमंत्री, जैसे हमने देखा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में गए, काफी मोटिवेशन मिला वहां पे बच्चों को जब वो उस हॉल से बाहर आए और जो भी जुड़े हुए थे वर्चुअली। कितना बड़ा मोटिवेशन रहता है कैडेट्स के लिए भी कि जब प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं। जी देखिए रविश, अगर बात की जाए तो देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की और साफ एक इंडिकेशन में दिया कि देखिए कि आपकी परीक्षा पे चर्चा तो है ही, आपका मेरा भी लोग परीक्षा लेते हैं और मेरी पार्टी भी मेरी परीक्षा लेती है। और उन्होंने कहा भी एक तरीके से कि देखिए कि डिजिटली अब आपको एक दिन का उपवास रखना है, फोन छोड़ देना है, फोन यूज नहीं करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। तो जब प्रधानमंत्री एनसीसी क्रेडिट के बीच में जब जाते हैं तो एक जो एनसीसी क्रेडिट होता है उसको एक कहते हैं घर का मुखिया जब साथ में रहता है तो उसको एक बल मिलता है। उसी तरीके से
एनसीसी क्रेडिट के बीच में जब जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनको भी एक अच्छा लगता है कि हमारे बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो जोश दिखता है। जब शाम को जब ये चालू हुआ तो जब जो जोश होता है वो दिखता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं, तो उनके साथ जो ताल में ताल मिलाकर जो एनसीसी क्रेडिट है वो चलते हैं। बहुत शुक्रिया दीपक, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दीपक चौबे हमारे सहयोगी हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। एनसीसी का आज 75वां स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे कैडेट्स के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज इंडिया। वेलकम बैक। 9 बजे के 9 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। उदित राज ने पलटवार किया है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर उदित राज ने पलटवार किया है। क्या दूसरे धर्म खत्म हो गए, ये पूछ रहे हैं उदित राज। सीएम योगी ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म कहा। सिख, जैन, बौद्ध धर्म क्या खत्म हो गए हैं, ये पूछ रहे हैं उदित राज ट्वीट के जरिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के बयान पर उदित राज का पलटवार आया है। सीएम योगी ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म कहा। सिख, जैन, बौद्ध धर्म क्या खत्म हो गए हैं, उदित राज पूछ रहे हैं। तो सीएम योगी के बयान पर उदित राज ने भी ट्वीट किया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में थे। वहां उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है और राष्ट्रीय धर्म की सुरक्षा करेंगे तभी देश जो है वो सुरक्षित रह सकता है। तो उदित राज उन्होंने ट्वीट कर दिया, यहां पर पलटवार कर दिया है, और उनका कहना है कि सिख, जैन, बौद्ध धर्म क्या खत्म हो गए हैं। सवाल उठा दिया है योगी आदित्यनाथ के बयान पर उदित राज ने पलटवार किया है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पीएम मोदी का आज से मिशन राजस्थान। जी हां, राजस्थान दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का आज से मिशन राजस्थान। राजस्थान दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भिलवाड़ा के आसींद में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवान श्री देव नारायण मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। गुर्जर समाज के प्रमुख आराध्य हैं भगवान श्री देव नारायण, तो वहां जाकर पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री देव नारायण जी के जन्म महोत्सव में मुख्य अतिथि रहेंगे और सुबह 9:20 पर दिल्ली से रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दीपक चावला हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और क्या मायने निकाले जाएं प्रधानमंत्री की इस यात्रा के? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में पिछले 4 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा दौरा है। आज भीलवाड़ा के आसीन में मालाशेरी भगवान श्री देवनारायण जी की जो अवतरण दिवस है उसके मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंच रहे, और बताया जा रहा है कि पहले करीब 10:30 बजे उदयपुर पे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहाँ से विशेष हेलीपैड से वो भगवान श्री देवनारायण जी के मंदिर पहुंचेंगे, और करीब 11:45 से 12 बजे वो विशेष पूजा अर्चना करेंगे, और उसके बाद करीब 4 से 5 लोगों की विशाल सभा को संबोधित करेंगे। भगवान श्री देवनारायण जी का जो मंदिर है वो आज सीएम जब नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो पूरे देश में जो है वो फेमस हो जाएगा। वैसे तो पहले से फेमस है, लेकिन और ज्यादा फेमस हो जाएगा। बताया जाता है कि न सिर्फ राजस्थान में बल्कि राजस्थान के बाहर महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में और भी कई राज्यों में इस मंदिर की विशेष महत्व है, और इसके साथ ही गुर्जर समाज का काफी ज्यादा जुड़ाव है। चूंकि पिछले चुनाव को आपको पता है कि राजस्थान में एक भी सीट से बीजेपी नहीं जीता था, सारी सीटों पर उनका सूखा साफ हो गया था और कांग्रेस के तमाम जो विधायक है वो वहां से जीते थे। तो ऐसे में मान सकते हैं कि चुनावी साल में ये जी दीपक, ये एक बड़े राजनीतिक मायने हैं कि ये जो गुर्जर बहुल्य सीटें थी उस पर कांग्रेस का दबदबा रहा, भारतीय जनता पार्टी का वहां से सुपड़ा साफ हुआ। ये भी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो भी रहेगी कि यहां पर भी वोट बैंक को साधना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, 100% यही स्ट्रेटेजी है। पिछली बार करीब 15 से अधिक जो गुर्जर जो समाज है उनके विधायक और मंत्री जीते थे, विधायक बने फिर मंत्री बने, तो ऐसे में मान सकते हैं सचिन पायलट का राजस्थान में बड़ा दबदबा रहा है। तो बीजेपी के जो नेताओं को डर यही सता रहा है कि इस बार गुर्जरों का वोट उनको नहीं मिला तो शायद उनका फिर से एक बार बुरा हाल हो सकता है। पश्चिमी राजस्थान की मैं बात करूँ, राजस्थान में ऐसी करीब 15 विधानसभा सीटें, टोंक है, जयपुर है, अजमेर है, दौसा है, सवाई माधोपुर, ऐसी कई सारी सीटें हैं जो कि गुर्जर समाज का वहां पर दबदबा है। तो ऐसे में उनको लुभाना बेहद जरूरी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं गुर्जर समाज के लिए। तो कह सकते हो कि चुनावी साल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा है। राजस्थान में गुर्जर समाज को अगर बीजेपी को जीत चाहिए, ऐतिहासिक जीत चाहिए, तो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज को अपने साथ रहना पड़ेगा। फिलहाल गुर्जर समाज जो है सचिन पायलट के साथ है, कांग्रेस के साथ है। तो ऐसे में मान सकते हैं कि दौरा
दौरा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और मंच से कई बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। फिलहाल जो 10:30 बजे का समय है, उस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर पहुंचेंगे, राजस्थान की धरती पर पहुंचेंगे। 4 महीने में उनका तीसरा दौरा है, तो कह सकते हो कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि मंच से क्या महत्वपूर्ण जो ऐलान है वो होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि 4 से 5 लाख लोगों की संख्या जब मंच के सामने, जब पीएम के सामने होगी, तो वो संख्या जो है देखने से बनती है। देश भर से, न सिर्फ राजस्थान से बल्कि देश भर से जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो आज इस सभा में आ रहे हैं। तो मोदी की सभा की भीड़ को देखते हुए कांग्रेस भी कहीं ना कहीं खतरे में है, टेंशन में है। इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि सचिन पायलट भी जो है राजस्थान के बाहर है, तो वो भी एक अपनी नई प्लानिंग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी नई प्लानिंग कर सकते हैं। जी दीपक, चुनाव है, चुनाव में गुर्जरों का वोट बेहद जरूरी है और गुर्जर न सिर्फ राजस्थान में है बल्कि हरियाणा में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, दिल्ली में भी है। तो कह सकते हो कि यहाँ से एक साथ एक संदेश में पूरे देश में एक संदेश जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, जहां राहुल गांधी के साथ महबूबा मुफ्ती जुड़ गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को देख सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला आए थे। अवंतीपुरम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीरें। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा था ठंड लगेगी तो जैकेट भी पहनूंगा, हाफ जैकेट में राहुल गांधी वहां पे नजर आ रहे हैं। खास बात यह कि महबूबा मुफ्ती उनके साथ नजर आ रही है, पीडीपी चीफ, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री। और उससे पहले हमने कल देखा था उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ नजर आए थे। हालांकि कुछ सिक्योरिटी की वजह से यात्रा को बीच में रोक देना पड़ा था। पूरी सिक्योरिटी राहुल गांधी ने कहा था कि उनको नहीं मिल पाई है। यहां पर भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात की जाए तो क्योंकि अपने आखिरी पड़ाव पर है, समापन भी होना है यात्रा का। और यहाँ पे राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, महबूबा मुफ्ती उनके साथ जुड़ी है, तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक भी उनके साथ जुड़े हैं। कुछ समर्थक ऐसे हैं जो कन्याकुमारी से उनके साथ चल रहे थे। राहुल गांधी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगातार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी आगे बढ़ते रहे हैं। अवंतीपुरम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को भी आप देख सकते हैं, आगे दीपेंद्र हुड्डा भी चल रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, महबूबा मुफ्ती भी जुड़ गई हैं राहुल गांधी के साथ। ये भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव जो है अवंतीपुरम पहुंचा है और वहां से अब आगे बढ़ते हुआ महबूबा मुफ्ती, पीडीपी चीफ, जेएनके की पूर्व मुख्यमंत्री, राहुल गांधी के साथ बातचीत करती हुई, उनके साथ शामिल होती हुई। सारे विपक्षी दलों को न्योता दिया था राहुल गांधी ने कि हमारे साथ आए। उमर अब्दुल्ला आए और उन्होंने कहा कि कश्मीर में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को। साथ ही साथ अगर बात की जाए राहुल गांधी की, कल उन्होंने कहा था कि पूरी सिक्योरिटी उनको नहीं मिल पाई, इसकी वजह से भारत जोड़ो यात्रा को थोड़ी देर के लिए रोका भी गया। लेकिन आज फिर से आप देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ते हुए तमाम लोग उसमें शरीक हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उमर अब्दुल्ला ने कहा, पूर्व सीएम। साथ ही साथ अब महबूबा मुफ्ती भी जुड़ गई हैं, पीडीपी चीफ, ये भी आप देख सकते हैं। और तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी खासी सिक्योरिटी भी यहाँ पे दिख रही है, जिसके बारे में शिकायत की थी कल राहुल गांधी ने कि सिक्योरिटी नहीं मिली उनको ठीक से, जिसकी वजह से रोकना पड़ा। तो भारत जोड़ो यात्रा में महबूबा मुफ्ती शामिल हो गई। तो भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, यात्रा में शामिल हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अवंतीपुरम में इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा का अहम पड़ाव है और महबूबा मुफ्ती भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गई हैं और राहुल गांधी से बातचीत करते हुए भी वो नजर आई हैं। तो यात्रा में शामिल हुई महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, पीडीपी की चीफ, राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी हाफ जैकेट में नजर आ रहे हैं, उनके साथ महबूबा मुफ्ती भी जुड़ गई, दोनों कदम ताल कर रहे हैं, आपस में बातचीत भी चल रही है दोनों की। और राहुल गांधी खुद कह भी चुके हैं कि धारा 370 हटाई वो तो ठीक है, लेकिन चुनाव कब होंगे, काफी मुखर रहे हैं वो चुनाव को लेकर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में। अगली बड़ी खबर झारखंड से, झारखंड के धनबाद से बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हाजरा क्लिनिक में भीषण आग लग गई और डॉक्टर दंपत्ति समेत 5 लोगों की इसमें मौत हो गई। झारखंड के धनबाद से
ये दर्दनाक खबर हम आपको बता रहे हैं। हाजरा क्लिनिक में भीषण आग लग गई और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें डॉक्टर दंपत्ति भी शामिल थे। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बेहद ही दर्दनाक हादसा हाजरा क्लिनिक में देखने को मिला है। झारखंड के डॉक्टर दंपत्ति समेत कुल 5 लोगों की इसमें मौत हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भयंकर आग इसमें लग गई। आग किससे लगी, कैसे लगी, कुछ कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन आप देख सकते हैं भयंकर आग थी जिसमें 5 लोग जल गए, उनकी मौत हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पे पहुंची है, पर राहत बचाव कार्य वहां पे चल रहा है। भयंकर आग की लपटें यहां पे नजर आ रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कर्नाटक के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा। हुबली, धारवाड़, बेलावगी का करेंगे दौरा। धारवाड़ के कुंडमोल में रोड शो करेंगे अमित शाह। महीने में दूसरी बार कर्नाटक दौरे पर हैं अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हुगली, धारवाड़ और धारवाड़ के कुंडगोल में रोड शो करेंगे अमित शाह। तो मिशन कर्नाटक पर गृह मंत्री अमित शाह लगातार अगर बात की जाए तो कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। महीने में दूसरा दौरा है ये उनका। क्या क्या चीजें करेंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। विज्ञान लैब का शिलान्यास भी करेंगे धारवाड़ में। कुंडागोल में विजय संकल्प रैली की शुरुआत भी करेंगे। तो तमाम चीजें हमने आपको बताई। धारवाड़ के कुंडगोल में रोड शो करेंगे अमित शाह। और जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी साल है, कर्नाटक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ मिशन 2024 को भी साधना है गृह मंत्री अमित शाह, इसलिए कर्नाटक के दौरे पर है। दीपक चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पे। दीपक, काफी अहम दौरा अमित शाह का कर्नाटक का, शायद मिशन 2023 यानी कि विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ 2024, ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर नजर होगी अमित शाह की। जी बिल्कुल सही कहा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि संभवतः अगर बात की जाए तो मई के आसपास में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होंगे और बीजेपी जो है वहाँ पे 224 विधानसभा सीटें हैं, उस पर उसका 150 पे नजर है कि उसको 150 सीटें जीतनी है। तो इसकी प्लानिंग खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो जब कर्नाटक का जब 2000 अगर अभी विधानसभा में अगर रिजल्ट आता है तो अच्छा, तो 2024 में भी उसको उतना ही फायदा होगा, क्योंकि उसकी निगाहें 2024 पे भी है। क्योंकि जो 2019 में क्रेज था वो बीजेपी को लगता है कि उतना नहीं कर पाएगी। इसीलिए देखिए लगातार उसने लोकसभा प्रवास की योजना बनाई। उसके बाद केंद्र मंत्रियों को ड्यूटी लगाई कि आप जाइए और एक लोकसभा पे आप रणनीति बनाइए। उसके बाद आज जब गृह मंत्री पहुंचेंगे तो वहां पे देखिए अगर बात की जाए तो कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, वहां पे कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। तो लगातार जो गृह मंत्री है वो एक्शन मोड पे है और महीने में दूसरा दौरा है उनका और लगातार वो तैयारियों में जुट गए हैं अभी से ही, क्योंकि 2024 और 2023 उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इसी साल अगर बात की जाए तो 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ये 8 राज्य में ही निर्णय होगा कि 2024 में बीजेपी का क्या भविष्य। दीपक, यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या गुजरात के फॉर्मूले की बात हो रही है कि गुजरात में जो फॉर्मूला अपनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी कैबिनेट वहां पे बदल के रख दी थी, बड़ा फेरबदल किया गया था, कई मंत्रियों के टिकट काट दिए थे, वैसा ही कुछ फॉर्मूला कर्नाटक में भी इंप्लीमेंट कर सकती है क्या बीजेपी? जी देखिए अगर बात की जाए तो सोर्सेज से पहले ये खबर चल रही थी कि कुछ दिन पहले कि कर्नाटक में पूरा फेरबदल किया जाएगा। पर हालांकि क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो क्योंकि जनवरी का लास्ट महीना है और मई के आसपास वहां चुनाव है, तो संभवतः उम्मीद तो नहीं है कि कर्नाटक का मंत्रिमंडल फेरबदल होगा। पर देखिए अगर बात की जाए तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। टिकटों को क्या टिकट काटे जा सकते हैं जो सिटिंग मंत्री है उनके? हाँ, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। अगर बात की जाए तो इसमें 40% जो है टिकट वो काटे जाएंगे विधानसभा चुनाव में। और जो रणनीति जो बीजेपी लगातार बनाती है जो बूथ लेवल से, उसको बहुत मजबूत करती है, चाहे पन्ना प्रमुख हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, उनसे जो रिपोर्ट आती है। और उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि पार्टी जो अपना सर्वे कराती है उसके निर्णय पर ही टिकट बांटे जाते हैं कि अगर कोई भी अगर जिला अध्यक्ष भी अगर दावेदारी अच्छा जीत सकता है तो उसको टिकट दिया जाता है। इस सबसे बड़ी बात होती है कि पार्टी में जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जेपी नड्डा जब बैठते हैं केंद्र चुनाव समिति की बैठक में, तो एक एक बारीकियों को देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको टिकट देंगे तो वो जीत जाएंगे। हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दीपक चौबे हमारे संवाददाता अमित शाह के कर्नाटक दौरे पर खास जानकारी दे रहे थे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम बिड़ला का राजस्थान दौरा। जी हां, लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला राजस्थान दौरे पर रहेंगे। जयपुर और दौसा में जाएंगे ओम बिड़ला। तो सुबह 10:30 बजे बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। पूजा के बाद भागवत कथा में हिस्सा भी लेंगे, शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर और दौसा के दौरे पर जाएंगे।
ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर सुबह 10:30 बजे बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पूजा के बाद भागवत कथा में हिस्सा लेंगे। तो भागवत कथा में भाग लेंगे ओम बिरला। ओम बिरला का राजस्थान दौरा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर राजीव तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, प्रधानमंत्री भी राजस्थान जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को भी राजस्थान में हमने देखा, ओम बिरला भी राजस्थान जा रहे हैं, क्या मायने निकाले जाए इसके? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो दौरा है, यह जो गुर्जर समाज के जो आराध्य देव हैं भगवान देव नारायण, उनकी जयंती है और उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे हैं। और देखा जाए तो चूंकि राजस्थान में तमाम जो है आध्यात्मिक स्थान है, तो इसी क्रम में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा रहा। और आज की अगर बात की जाए, ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं, उनका जो दौरा है, यह मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं। 10:30 बजे वहां पे पहुंचेंगे और वहां पे पूजा अर्चना करेंगे बालाजी का, और भागवत कथा चल रहा है उसमें शामिल होंगे। फिर 2 बजे वो जयपुर पहुंचेंगे। और चूंकि जो राजस्थान का जो मसाला है, मसाला राजस्थान का, चाहे धनिया जीरा जो मसाला होता है, यह विश्व में बहुत चर्चित है। तो इंटरनेशनल मसाला एक मीटिंग है वहाँ पे, तो उस मीटिंग में शामिल होंगे और लोगों से वहाँ पे चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में कैसे इसका जो है और व्यापक स्तर पे जो है इसका निर्यात आयात किया जाए। तो तमाम महत्वपूर्ण इस दौरे से जुड़ा हुआ है कार्यक्रम उनका। तो माना जा रहा है कि पहले पहुँचेंगे 10:30 बजे बालाजी मंदिर में और वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। जी राजीव, अगर देखा जाए तो राजस्थान में क्योंकि चुनाव भी होने हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गुज्जर समाज को संबोधित करने वाले हैं आज, ओम बिरला भी क्या कुछ संबोधन देंगे यहाँ पर? क्या उनकी भी कोई ऐसा है प्रोग्राम में? देखिए, लोकसभा स्पीकर का जो पद होता है वो संवैधानिक होता है, सांसद तो हैं कोटा से, लेकिन जब वह लोकसभा स्पीकर बन गए उसके बाद वह राजनीतिक बातों को नहीं कर सकते हैं, जैसा कि प्रोटोकॉल होता है उनका। वह अपने संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं और लगातार उनका काम भी करते रहते हैं। और इसी क्रम में उनका जो एक दौरा है सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए प्रधानमंत्री का जो दौरा है, इसको जो है राजनीति से जोड़ के देखा जाना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए तो राजस्थान में चूंकि एक भी गुर्जर विधायक नहीं है, सांसद तो गुर्जर हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव में जब पिछली बार जब एक भी इनका गुर्जर प्रत्याशी नहीं जीता, तो इनको लगा कि क्या नाम है, गुर्जर समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो गुर्जर समाज के जो आराध्य देव हैं भगवान देव नारायण, उनकी जयंती है और वहाँ पे प्रधानमंत्री तमाम योजनाओं को लेकर के गए हैं। तो थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री वहाँ पे वहाँ पूजा अर्चना करेंगे और जब वहाँ की जनता को सौगात देंगे, तो एक मैसेज जाएगा, पॉजिटिव मैसेज जाने की कोशिश कराए वहाँ पे की जाएगी। राजीव, अगर हम ओम बिरला की बात करें, अगर हम ओम बिरला की बात करें, क्या ये कह सकते हैं कि धार्मिक दौरा भी इसको कहा जा सकता है? क्योंकि बालाजी के मंदिर में भी जाएंगे, भागवत कथा में भी हिस्सा लेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे ओम बिरला। बिल्कुल, इसको धार्मिक यात्रा ही कहा जाएगा। ओम बिरला लगातार इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम में जाते रहे, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ा हो या पूजा पाठ धर्म से जुड़ा हो, साथ ही अपने क्षेत्र में जाते हैं। तो ये धार्मिक यात्रा ही माना जाएगा। भगवान बालाजी का आज पूजा अर्चना करेंगे, भागवत कथा में शामिल होंगे, तो धार्मिक यात्रा है ओम बिरला का आज। जी राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे ओम बिरला का राजस्थान दौरा। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में होगी लोक साहित्य महोत्सव। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में लोक साहित्य महोत्सव होगा। 28 से 30 जनवरी तक लोक साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा लोक साहित्य का आयोजन किया जाएगा। लोक साहित्य, कविता पाठ और युवाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में लोक साहित्य सम्मेलन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल, खेल मंत्री उमेश पटेल के नेतृत्व में 28 जनवरी से 30 जनवरी तक 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आज पहले दिन शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऑडिटोरियम में दोपहर 1 बजे से 6 बजे तक छत्तीसगढ़ लोक साहित्य के आगे बढ़ने में युवाओं की भूमिका और छत्तीसगढ़ के आंचलिक साहित्य में युवाओं की भूमिका पर चर्चा के साथ महोत्सव की शुरुआत होगी। 29 जनवरी को दूसरे दिन 11 बजे से 6 बजे तक छत्तीसगढ़ साहित्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका पर चर्चा होगी। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बिहार से बताते हैं। बिहार में 2 दिन बीजेपी का 2024 चुनाव पर मंथन चलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2024 चुनाव को देखते हुए बीजेपी का मंथन चलेगा। दरभंगा में आज से प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर यह मंथन होगा।
मंडल और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। बीजेपी बिहार में 40 में से 36 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी अपने मिशन 26 लक्ष्य को पूरा करने के लिए चुनावी तैयारियों पर चर्चा करने के लिए आज से दरभंगा में 2 दिवसीय राज्य पार्टी कार्यकारिणी की बैठक भी आयोजित कर रही है। संजीव राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। संजीव, 2 दिवसीय ये चर्चा यहां पर होने वाली है संगठन को मजबूत करने के लिए। क्या बीजेपी को लग रहा है कि जेडीयू आरजेडी का जो अलायंस है ये 2024 में मुश्किलें खड़ी कर सकता है बीजेपी के लिए? बिल्कुल, देखिए ये जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक है इसमें संगठन मंत्री के साथ साथ मौजूद संजीव जी, मैं ये कह रहा था कि वो मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ ये बहुत ही अहम है क्योंकि जो अभी यहाँ चुनाव होने वाला है 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसमें आप आने वाले समय में यहाँ जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम जो संगठन के कह सकते हैं कि चुनाव वो होना है, तो ये बहुत अहम माना जा रहा है और ये लगातार 2 दिनों तक चलेगा। और जिसमें दरभंगा में ये जो बैठक होने जा रहा है इसमें आगे की 2024 की रणनीति तय होगी कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ किस तरह से मैदान में उतरे और लोकसभा चुनाव का जो मिशन है 40 सीटों पर वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बरकरार रहे। और यही कारण है कि लगातार देखिए कवायद चल भी रही है और ये बैठक में ये अहम सवाल है कि आखिर जो वोट बैंक का समीकरण है बिहार में, जातीय समीकरण, उसको कैसे साधा जाए, किस सीट पर सीटें लड़ाया जाए और कैसे जो है महागठबंधन को जो 7 पार्टियों की एक महागठबंधन की जो सरकार अभी चल रही है यानी जेडीयू आरजेडी और तमाम जो पार्टियां हैं उनको किस तरह से शिकस्त दी जाए लोकसभा चुनाव में। तो ये बेहद ही अहम है ये 2 दिवसीय जो बैठक हो रही है। चलिए संजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। संजीव राय हमारे सहयोगी बड़ी खबर हमें बता रहे थे। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में आज हुंकार भरेंगे किसान। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीआईसी मैदान में भारी संख्या में किसानों के जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में आज हुंकार भरेंगे किसान। अनिश्चितकालीन चलेगा किसानों का धरना प्रदर्शन, यह भी बताया जा रहा है। आंदोलन में कई किसान नेता शामिल होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर इस आंदोलन को बुलाया गया है। धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। अनिश्चितकालीन चलेगा किसानों का धरना प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में किसानों की हुंकार। आंदोलन में कई किसान नेता शामिल होंगे। बिजली बिल और गन्ना की मूल्य वृद्धि को लेकर धरना दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर में आज हुंकार भरेंगे किसान। जीआईसी मैदान में आज भारी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। किसान वहां पहुंचेंगे, धरना देंगे। तो प्रदेश के सैकड़ों किसान जीआईसी मैदान में पहुंचने वाले हैं। राकेश टिकैत के आह्वान पर इस आंदोलन को आयोजित किया गया है। बिजली का बिल, जहां तक बात की जाए गन्ने की फसल की, उसकी मूल्य वृद्धि को लेकर अगली बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई का निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई का निधन हुआ। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल में समय रहते इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई। लापरवाही पर अस्पताल के 2 डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया है। तबियत बिगड़ने पर निर्मल चौबे को भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। परिजनों का आरोप है कि यह डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हुआ। 2 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई का निधन हो गया। क्या सर आपके यहाँ प्रावधान नहीं ना है? आईसीयू में ऐसा अटेंडेंट रहेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू? इंटेंसिव केयर यूनिट। आप लिखने में लिखिए सबको, नहीं उठेगा यहाँ से वोट। माता पिता को ठीक है, आप ये देख लीजिए, प्रशासन के भी मौजूद हैं लोग। सूरज भूषण जी, आप भी गौर से सुनिए। जब ये माननीय मंत्री जी के घर का केस है, माननीय मंत्री जी के आम छोटे भाई हैं, जब उनके साथ ये लापरवाही है तो आम जनता के साथ क्या लापरवाही होता है? आम जनता आपका क्या सुनेगा, मेरा क्या सुनेगा? हम लोग का औकात है, वहीं मर जाइएगा। वही अवस्था में अस्पताल लाए गए थे और उसको इमीडिएटली उसका परीक्षण किया गया, देखा गया, ईसीजी हुआ और भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो है सारा चीज़ भेज दिया गया। जो क्लिनिकली ये पता चला और ईसीजी करने के बाद कि इनको मैसिव हार्ट अटैक है। तो मैसिव हार्ट अटैक में जो इमीडिएट दवाई दी जाती है, वो जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं, सीनियर रेजिडेंट, उन्होंने सारी दवाइयाँ लगा दी। लगाने के बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया।
इनके द्वारा बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं थे। तो अभी तो हमने आईसीयू के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात की कि भाई क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिस समय मरीज लाया गया था उस समय डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं थे, जो होना चाहिए था यहाँ पे। तो इस बात पर मैंने उन डॉक्टरों जगह है और ये आईसीयू है, थोड़ा सा भी हंगामा होगा डॉक्टर सब भाग जाएंगे, फिर हमारे जितने पेशेंट्स जो आईसीयू में भर्ती हैं वो मरने लगेंगे, वो उधर कैजुअलिटी होने लगेगा। तो पहले हमें वो रोकना है कि अगला कैजुअलिटी ना हो। 2 डॉक्टर्स पे कार्रवाई हुई है। हाँ, 2 डॉक्टर्स पे, बाकी अब अपडेट कर देंगे आपको अधीक्षक में। 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही। और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।